ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਰਾਊਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मैं देवेंद्र बल्हारा जी। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਨਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਊਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬੜੀ ਭਰਮੀ। जी जी। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हम जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी हैं जो पूरे देश भर में लोगों को इस बारे में बता रहे हैं कि जल जंगल ज़मीन और जानवर का जो फैसला है वो गाँव को अपने पास रखना चाहिए और रोटी बेटी माटी का जो सम्मान है वो सबसे पहले सबसे आगे आना चाहिए। खेत खेड़ा खाप वाली जो व्यवस्था हमारे पुरखों ने स्थापित की थी वो दोबारा से स्थापित होनी चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म से पूंजीवाद पूरी तरह से ख़त्म होना चाहिए। नहीं तो केवल अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे, केवल अमीर ही इलाज करा पाएंगे, केवल अमीर ही राजनीति करेंगे, अमीर ही तय करेंगे सब कुछ। ये ज़रूरी है कि गांव के हर आदमी की भागीदारी हो और ग्राम सभा तय करे कि उनको कैसा जीवन जीना है, ना कि कोई टेलीविज़न तय करेगा, सोशल मीडिया तय करेगी या कोई बड़ा उद्योगपति तय करेगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या रहेंगे, कैसे करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी तय नहीं करेगी। तो गांव अपनी विरासत को बचाए। गुरुओं की ये धरती, 5 नदियों की ये धरती, आप देखेंगे नदियों के अंदर गंदा पानी फैक्ट्रियों के अंदर डाला जा रहा है, पानी को ख़राब किया जा रहा है, बल्कि कुछ फैक्ट्रियां तो रिवर्स बोरिंग करके नीचे ज़मीन के पानी को भी ख़राब कर रही हैं, ताकि आप सब लोग बीमार पड़ के किसी तरह अपनी मूल जगह को छोड़कर कहीं और विस्थापित हो जाएं। विस्थापित आदमी कभी भी अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो कभी भी गुरु गोविंद सिंह के उस सेना में शामिल नहीं हो सकता जो गुरुओं की सेना है। इस धरती का असली मालिक वही है जो कोख से पैदा हुआ है। जो भी जन्म जिसने लिया है वो जन है और वो मालिक है और बराबर का अधिकार है। खेत में आप देखेंगे किसान के खेत में यदि टटीरी अंडा दे देती है घोंसला बना करके, तो किसान अपना ट्रैक्टर लेके आएगा तो वो उस अंडे के उस घोंसले के ऊपर से अपनी ट्रैक्टर को नहीं लेके जाता, वो साइड से जाता है, क्योंकि किसान इस सिद्धांत को जानता है कि जहाँ जिसका कब्जा हो गया वो जगह उसकी है। जब तक वो वहाँ रहेगा तब तक, जब तक वो अंडे रहेंगे तब तक वो जगह टटीरी की रहेगी। इस बात को जानते हुए कि मूल जो निवासी है वो यहाँ पर वो व्यक्ति है जो अपने पुरखों की ज़मीन पर रह रहा है। विडंबना क्या है कि गांव आप देखेंगे, मान लीजिए मैं राउके कला की बात करूं, बाबा जी कितना पुराना गांव है ये अपना? फिर भी लगभग 1000 साल तो पुराना कम से कम होना। अब ये 1000 साल पुराना गांव है। इस गांव की जो नीति निर्धारण है वो डीसी कर रहा है, जिसको आए हुए 70 ही साल हुए हैं। ये लोकसभा विधानसभा तो 70-80 साल पुरानी है, गांव तो 1000 साल पुराना है। अगर गांव को 1000 साल से अपना रहना आता था तो इसको बिगाड़ा किसने? जब बिना नशे के पूरा गांव रहता था, गांव में एक भी ठेका नहीं होता था, गांव में एक भी गलत काम नहीं होता था, सबकी बहन बेटी की इज्जत बराबर रखी जाती थी, खेत के अंदर कोई जहर नहीं डाला जाता था, सबके बच्चे बराबर माने जाते थे, सबकी बेटी गांव की बेटी मानी जाती थी। ऐसी परंपरा वाला समाज इन्होंने कैसा बना दिया कि पड़ोस में बेटा भी नहीं भेज सकते, बेटी तो छोड़िए आप कैसा बना दिया, खेत के अंदर सारे जहर डाल रहे हैं, हर घर के अंदर बीमारी आ गई है, सबका जूता बजा हुआ है, सबके मुकदमे चल रहे हैं, सारे के सारे गांव बर्बाद हो रहे हैं, पानी खराब कर दिया, ज़मीनें खराब कर दी। ये व्यवस्था ने किया है, योजनाबद्ध तरीके से खराब किया है। तो गांव को ये बता सकें कि आपके पुरखों ने जीवित रहने का, स्वस्थ रहने का, मिलकर रहने का, प्रेम से रहने का और बढ़िया तरीके से रहने का फार्मूला दिया हुआ है, आपके डीएनए में, आपके खून में पहले से शामिल है। हमारे गुरुओं ने इस परंपरा को बचाने के लिए अपने बच्चों तक की शहीदी दी है। इसको समझते हुए हम केवल थोड़ा समय लगाकर अगली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, समझ के साथ। उसी आह्वान के लिए हम लोग जनता सरकार मोर्चा के साथ ही आए थे। हाँ, कुदरती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ कुछ कांड हुए। देखिए जंगल की खासियत क्या है, आप सोच कर देखिए। मेरे घर की बात बताता हूँ मैं आपको। एक दौर ऐसा था सन 96 में, आज से 30 साल पहले, मेरे घर में 26 डंगर हुआ करते थे, 26 भैंस और कटड़े छोटे छोटे कच्चे। बाकी बैल और गायें अलग हो गई, जो मैं जोहड़ पे पिलाने के लिए लेके जाया करता था। 26 के 26 सुबह निकलते थे, जंगल में चर के आते थे। सबके लिए, पूरे गांव के लिए सारे डंगर जंगल में चर के आ गए। सबके डंगर गांव के सामूहिक जोड़ में पी के आ गए। ना तो खाने का खर्चा ना पीने का खर्चा। घर आए, दूध दिया, दूध ही दूध। पूरे गांव में जिसको ज़रूरत हो जितना मर्जी लो, जिसके घर में नहीं है घी खाओ, जितना मर्जी जी करके अपने बच्चों के लिए ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है। अगर सोच कर देखा जाए, मेरे घर में 26 भैंस अगर हैं, एक भैंस की कीमत, बढ़िया भैंस अगर आप देख के देखोगे तो लगभग 1.5 लाख रुपया कीमत बनती है। इसका मतलब 50 लाख रुपए की पूंजी तो हम लोग ऐसे बांध के रखते थे
सुबह सुबह जंगलों में घुस देते थे। इनको मालूम था कि जंगल सामूहिक जीवन जीने का आधार है। गांव में जितने लोगों को लकड़ी चाहिए उतनी लकड़ियां जंगल के पेड़ों से गिर जाएंगी नीचे। कोई जाओ, जितनी जरूरत है उठा के ले आओ, सारे गांव की जरूरत पूरी कर देगा, सारे जंगली जानवरों की पूरी कर देगा। खेत में कोई नीलगाय नहीं आएगी, गांव में कोई बंदर नहीं आएगा, क्योंकि जंगल में रहने के लिए सारे जंगली जानवरों के लिए जगह हो गई। इंसान और जानवरों के रहने के लिए जंगल सबसे जरूरी चीज है। इसी चीज को इन्होंने देखा कि इनके घर में अगर बीमारी घुसानी है तो इनके घर से वो सारी चीज भगानी पड़ेंगी जो इनके स्वस्थ रहने का आधार है। स्वस्थ रहने का आधार क्या है? मिट्टी में नंगे पैर खड़े होना। इन्होंने सबके घरों में पक्का फर्श दे दिया। दूसरा, हर घर के अंदर एक पेड़ होना। इन्होंने पुराने काट करके नए दे दिए। हर खेत में फल होना। अपने पास हर खेत में फल थे, आम थे, अमरूद थे, जामुन थे, जमोए थे, सब कुछ था। मतलब मौसमी फल सारे, मौसमी सब्जी सारी अपनी, मौसमी सब कुछ अपना। इनको पता था कि इनके घर से गाय भगा दो, इनके घर से डंगर भगा दो, ये इनकी औलादें अपने आप निकम्मी हो जाएंगी। औलाद निकम्मी होने के बाद उनको नशेड़ी बनाना बहुत आसान है। नशेड़ी बना दिए तो उनका विस्थापन आसान है। अपराधी बना करके जेलों में डालना या विदेशों में भगाना आसान है। तो आज आप देखोगे जो सबसे समृद्ध प्रदेश है, जो पूरे देश को खाने के लिए देता है, उसी प्रदेश के सबसे ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। अच्छा सर, कुछ ना ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 4-4 5-5 6-6 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ 10-10 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਲ ਲਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? नहीं, देखो, पहली बात, जो रास्ता है, गांव की परंपरा में कभी भी किसी भी दूसरे आदमी की ज़मीन पर कब्जा करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। इन्होंने ये गेम शुरू किया, सरकारों ने शुरू किया, किसान को कर्जा लेने के लिए मजबूर किया, किसान को कर्जदार बनाया। जिस वक्त उसको कर्जा लेने की ज़रूरत है तब तो रुपए की वैल्यू है ज़्यादा, तब तो बीज की कीमत है 700 रुपया किलो जी। और जब उसका उसी बीज से जो पैदावार हुई है उसकी कीमत है 20 रुपया किलो। जब वो ले रहा है तब उसको ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जब वो पैदा करके 100 गुना पैदा करके 1000 गुना पैदा करके दे रहा है तब उसकी कीमत खा रहे हैं। दूसरी बात, उस किसान को उसके जीवन पर आधारित जितनी चीज़ें हैं सारी काट ली गई। सड़क को कभी भी किसी किसान ने काटा नहीं था, मैंने देखा है अपने हाथ, अपनी नज़र से। मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। किसान कौम एक ऐसी कौम है जो हमेशा देना जानती है, जिसका पर्पज़ ये था। असल में ये प्रोपेगेंडा रचा गया जब ज़मीनों के अधिकार दिए गए। जिस भी आदमी ने किसान को ज़मीन का अधिकार दिया, असल में होता क्या था, जब अगर गुरुओं की भाषा में देखा जाए तो आदमी जमीन का मालिक कभी नहीं हो सकता। जमीन आदमी की माँ है। हमने धरती को माता कहा है। आदमी कैसे मालिक हो गया? आदमी की कैसे औकात हो गई जमीन खरीदने की और जमीन बेचने की? आदमी कैसे अगर मालिक किसने बनाया? सरकार ने। अब हम कैसे रहते थे? हम ऐसे रहते थे कि ये गांव है, इस गांव की 1000 एकड़ जमीन है, इस 1000 एकड़ जमीन पर इतने घर हैं, इन घरों के लिए इतना अनाज चाहिए, तो इतने जने अनाज बोएंगे, इतने जने सब्जी बोएंगे, इतने जने डंगर चराएंगे, इतने जने ये रखेंगे। फिर एक बंदा है, वो कह रहा है मैं ना खेती नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारे जूते सील दिया करूँगा। तो ये 10 घरों का एक चमार ये हो गया, 20 घरों का ये एक हो गया, फिर 10 घरों का एक कुम्हार हो गया। ज़रूरत की चीज़ें वहीं पे बन रही है। अब कुम्हार के हिस्से का किसान उगा रहा है, चमार के हिस्से का किसान उगा रहा है, धोबी के हिस्से का, नाई के हिस्से का किसान उगा रहा है। किसान उगा के दे रहा है। वो किसान को खेती करना पसंद है इसलिए वो उगा रहा है और सबके लिए उगा रहा है, और ये काम ऐसे चल रहा है गाँव का। अब उन्होंने उसको मालिकाना हक दे दिया। मालिकाना हक देने के बाद किसान कह रहा है मेरी ज़मीन है, मेरा प्रॉफिट